मैं विनय मनचंदा, सचिव हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ। कई सारे पेशेंट ने ये रिक्वायरमेंट दी थी कि कोविड की सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर भी एक लेक्चर होना चाहिए। तो हमारे साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर SP वर्मा हैं। डॉक्टर SP वर्मा हीमोफीलिया जो लखनऊ में देख रहे हैं उसका नोडल ऑफिसर भी हैं और बहुत सारे पेशेंट इन्होंने पिछले 5-6 सालों में देखे हैं। और आज आपको कोविड सिचुएशन में हीमोफीलिक्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस बारे में आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके बारे में, और ये वायरस कैसे हमारे हीमोफीलिया मरीजों को प्रभावित कर रहा है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं कि सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में इस वायरस का पता चला था, और जहां से अब तक ये वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है। सबसे पहला केस जो इंडिया में हुआ था वो 31 जनवरी 2020 को केरला में आया था, और उसके बाद से अनवरत लोगों की संख्या जो है जो कोरोना से प्रभावित हैं उनकी वृद्धि होती ही जा रही है, और यह एक महामारी का रूप ले चुका है जैसा आप सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पिछले जितने समय से हम कोरोना को देख रहे हैं ये भी जानते हैं कि यह जो महामारी है ये अभी रहने वाली है, ये बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। तो हम लोगों को इस महामारी के प्रेजेंस में हमें अपने आप को इस तरह से ढालना है, अपनी दिनचर्या को इस तरह से चेंज करना है कि जिससे कि हम लोगों का पर इसका प्रभाव कम से कम पड़े। तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि हमारे जो श्वास तंत्र है, जो हमारे सांस का नली है, उसके ऊपरी हिस्से को अफेक्ट करता है, जिसको हम लोग ओरोफेरिंक्स या नेजोफेरिंक्स कहते हैं। तो उस हिस्से से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर यह इन्फेक्शन जो है नीचे हमारे फेफड़ों तक और पूरी बॉडी में फैल सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लक्षण बहुत ही अलग अलग तरीके के हैं। कुछ मरीजों में इसके लक्षण बिल्कुल नहीं होते हैं, और कुछ मरीजों में इतना ज़्यादा लक्षण होते हैं कि उनमें न्यूमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और उनको सघन चिकित्सा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम लक्षणों के बारे में देखें तो सबसे जो इसका कॉमन लक्षण है वो है बुखार आना। 80% लोगों में बुखार आता है। इसके अलावा सूखी खांसी, गले में दर्द और जलन जिसको हम लोग सोर थ्रोट कहते हैं। इसके अलावा उल्टी, मितली, पतले दस्त आना, या कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सूंघने में या जो खाने का स्वाद नहीं आ रहा है। तो इस तरह के लक्षण इसके प्रायः देखे जाते हैं, लेकिन सबसे कॉमन लक्षण जो है वो बुखार है। बुखार आने पर इस स्थिति में कोरोना की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। कैसे फैलता है ये लक्षण? तो ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे सांस के रास्ते से, मुंह के रास्ते से बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो निकलती हैं, जिनको हम लोग ड्रॉपलेट्स कहते हैं। उन्हीं ड्रॉपलेट्स में ये वायरस निकलता है, इसीलिए इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं, और उसी के कारण जो है ये एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के मेथड से ये इन्फेक्शन फैलता है। और इसी से संबंधित ये चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई फेस मास्क का यूज़ करना है जिससे कि इसके इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं कोरोना वायरस के? कोरोना वायरस से सभी लोग अफेक्ट हो सकते हैं, किसी को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है या अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप के लोग हैं जिनमें अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उनमें ये सीरियस रूप ले सकता है या उनका रिजल्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे हाई रिस्क ग्रुप के मरीजों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कौन है वो लोग? वो ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने का कारण कई सारे होते हैं। ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, जिनको डायबिटीज़ का प्रभाव है, जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, जिनको रक्त से संबंधित कोई बीमारी है, ब्लड कैंसर की बीमारी है, जिनको लंबे समय से कोई जोड़ों की बीमारी है, स्टेरॉयड चल रहा हो, कीमोथेरेपी चल रहा हो, या अन्य दवाइयाँ जो प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं जैसे कि एजाथायोप्रिन, माइक्रोफिनोलेट, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो गठिया विभाग के लोग या ब्लड कैंसर
के विभाग में यूज होती हैं, ऐसी दवाइयाँ शरीर की इम्यूनिटी को या प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकती हैं और ऐसे मरीजों में यह इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है। 80 से 90% लोगों में यह बीमारी आराम से रिकवर हो जाती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, सिम्टम्स भी कम होते हैं और उनको भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 10 से 15% मरीज ऐसे हैं जिनको सांस की दिक्कत होती है, जिनको भर्ती होना पड़ सकता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और सपोर्टिव केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। इनमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं, 2 से 5% लोग, जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इनमें जो निमोनिया होता है वो सीरियस टाइप का निमोनिया होता है और इनको सिर्फ ऑक्सीजन से या मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और जो वेंटिलेटर पे लोग जाते हैं उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो फिर वही कहना चाहूँगा कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि यह देखा गया है कि जो 20 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें यह इन्फेक्शन बहुत प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि जो हमारे यंग लोग हैं, 20 साल से कम के लोग हैं, उनमें भी कभी कभी ये इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। क्या क्या सावधानियां बरतें? समय समय पर सरकार इतनी सारी जानकारियां खुद भी प्रसारित कर रही है और हम लोग हर जगह पे देख रहे हैं, बोर्ड होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिनको हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन जो उन सावधानियों को हम बरतते नहीं हैं, उसको हम सीरियसली नहीं लेते। तो मैं एक बार फिर से सबको ये कहना चाहूँगा कि जो साधारण सी सावधानियाँ हैं जो लेना है, वो ही हमें अच्छे से इस इन्फेक्शन से बचा सकती है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कि कम से कम एक दूसरे से 4 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। उसके बाद फेस मास्क का यूज ज़रूर करें। फेस मास्क लोग लगाते तो हैं लेकिन उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, तो फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसको सही तरह से लगाएं जिससे कि आपके नाक और मुंह ढके रहें। प्रायः लोग फेस मास्क लगाते हैं तो उनका या तो नाक नहीं ढका होता है या नाक मुंह दोनों नहीं ढका होता है और फेस मास्क नीचे लटका होता है। इस तरह की फेस मास्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको सुचारू रूप से लगाएं जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आपके से दूसरे लोग सुरक्षित रहें। तीसरा जो है, बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। साबुन से हाथ धोएं कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए। अगर साबुन नहीं हो तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, उससे हाथ ज़रूर धोएं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं। बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पे ना जाएं। एक ही बार में अपना काम निपटा लें जिससे कि बार बार एक्सपोजर ना हो। बार बार हॉस्पिटल में आना, बार बार जो है भीड़ भाड़ वाली सड़कों जगहों पे जाना, ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। क्या क्या इसमें इलाज उपलब्ध है? तो जैसा मैंने कि बताया कि जो एसिम्टोमेटिक मरीज़ हैं, जिनमें बहुत सिम्टम्स नहीं हैं, उनको तो सिर्फ सपोर्टिव दवाइयाँ जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल हो गया, छोटी मोटी एंटीबायोटिक जैसे कि जो एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब से ही काम चल जाता है। लेकिन जो मरीज़ सीरियस होते हैं, जिनमें सांस की दिक्कत आती है, उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं, जैसे कि उनमें से कुछ दवाइयों के नाम है रेमडेसिविर, फ्लेविपिराविर। तो इस तरह की एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो वायरस को, अगर वायरस का इन्फेक्शन सीरियस है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। ये दवाइयाँ अच्छे खासे मरीजों में कारगर हैं, लेकिन हाँ, सभी मरीजों में ये काम नहीं करती। दूसरी चीज़, वैक्सीन की जो बात है, तो वैक्सीन अब तक अभी ट्रायल्स में ही चल रहा है। अभी हमारे पास मरीजों में यूज़ करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि ये बीमारी जो है लंबे समय तक रहने वाली है और इससे लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए जो भी प्रयास हमें करने हैं वो करना होगा, जिससे कि हम इससे बचे रह सकें। अब जो दूसरा इसका भाग है वह ये है कि कोरोना हमारे हीमोफीलिया मरीजों को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऐसा अध्ययन नहीं है जो यह बता सके कि हमारे हीमोफीलिया मरीजों में कोरोना के इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, या हमारे हीमोफीलिया के जो मरीज़ हैं उनमें कोरोना का इन्फेक्शन होगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, सीरियसनेस ज़्यादा होगी। ऐसी कोई स्टडी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई हीमोफीलिया मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो कुछ अन्य दवाइयाँ ले रहा है, या जैसे मैंने सारे और रिस्क फैक्टर बताए हैं, अगर उनमें से कोई रिस्क फैक्टर है तो हीमोफीलिया के मरीजों में ये इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है। हीमोफीलिया केयर में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं,
हालांकि ये हीमोफीलिया के मरीजों पे उतना प्रभाव नहीं डालता, लेकिन हीमोफीलिया मरीज़ का जो इलाज है, जो केयर जो अब तक रूटीनली सुचारू रूप से चल रहा था, उसको इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में लगभग 3 महीने तक ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं बंद रही। ऐसे में हीमोफीलिया मरीजों का इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पाया। जो मरीज़ ब्लीडिंग के बावजूद भी नहीं पहुंच पाए सेंटर्स पे, फैक्टर नहीं लगा पाए, तो बिल्कुल ये श्योर है कि उनके जो है जॉइंट्स में ब्लीडिंग हुई होगी और उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। हॉस्पिटल की केयर में भी आजकल दिक्कत आ रही है। बार बार हॉस्पिटल की जो ओपीडीज़ हैं उनमें संख्या जो है बहुत लिमिटेड कर दी गई है। हॉस्पिटल का स्टाफ, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कभी कभी उनमें इन्फेक्शन होने के कारण भी हॉस्पिटल की सेवाएं बाधित होती हैं। इसलिए हॉस्पिटल में जो सुचारू रूप से सुविधाएं पहले प्री कोविड में मिल पाती थी, वो इस वक्त नहीं मिल पा रही हैं और जिससे दिक्कतें आ रही हैं। जो हीमोफीलिया मरीजों में कभी कभी कुछ जांचों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीटी है, एमआरआई है या इनहिबिटर की जांच हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ा है और वो जांचों में भी आजकल कुछ दिक्कतें आती हैं। कभी कभी जो जांचें जो अर्जेंट करानी होती हैं, लेकिन कोरोना रिपोर्ट ना होने के कारण उसमें डिले थोड़ा हो जाता है। हालांकि 1 से 2 दिन में वो जाँचें हो जाती हैं। फैक्टर की उपलब्धता हालांकि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है। राज्य सरकार की तरफ से भी हमारे फैक्टर्स हमारे पास उपलब्ध रहे हैं और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की तरफ से भी हमें फैक्टर्स उपलब्ध हो गए हैं। तो फैक्टर की उपलब्धता एक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसकी उपलब्धता एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें बंद थी। जो मरीज़ हीमोफीलिया के फिजियोथेरेपी करते हैं उनके लिए भी दिक्कतें आई हैं। उनका जो फिजियोथेरेपी है वो डिसकंटिन्यू हो गया लॉकडाउन के दौरान, और उनको जो रहने की यहाँ व्यवस्था थी, क्योंकि रेजिडेंस मिलना भी इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल है कोविड पीरियड में, तो वो दिक्कतें भी हमारे हीमोफीलिया मरीजों के साथ आई हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह बीमारी, यह महामारी अभी लंबे समय तक रहने वाली है, तो हमें इसी के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा और अपने कार्यों को इसका ध्यान रखते हुए आगे चलाना होगा, जिससे कि हमारे जो स्वास्थ्य उसकी भी देख रेख अच्छे से हो सके और हम इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकें। हमारा अनुभव जो केजीएमसी में है वो हीमोफीलिया के 3 मरीजों का है जिनको कोविड हुआ, जो यहाँ पे कोविड वार्ड में एडमिट हुए, और उन तीनों मरीजों में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो। एक समय सीमा के बाद उनको कोविड निगेटिव होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया और तीनों मरीज जो हैं इस वक्त स्वस्थ हैं, उनको कोविड से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें, जब तक बहुत ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे ना जाएं, फेस मास्क यूज़ करें, हैंड वॉश यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना ध्यान रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि हीमोफीलिया के मरीजों में इस वायरस से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे या हीमोफीलिया के मरीजों में इस वायरस के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन सावधानी बरतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हीमोफीलिया के मरीज में कोविड इन्फेक्शन होता है, अगर वो कोविड वार्ड में एडमिट होते हैं, तो उसके बाद अगर उनमें कोई ब्लीडिंग होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, और अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है हीमोफीलिया मरीजों को तो एडमिशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उस वक्त बेड अवेलेबल ना हो और जिसके कारण उनको कुछ इंतज़ार करना पड़े। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और सब लोग जो है सुरक्षित रहें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मरीजों को कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक बार बार हॉस्पिटल ना आएँ। टेलीफोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा या टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने जो डॉक्टर से सलाह लें। और इसके अलावा हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ ने यूट्यूब पे भी बहुत सारे जो है जानकारी वाले वीडियोज़ हीमोफीलिया से रिलेटेड डाल रखे हैं। उनको आप लोग साइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके उसको ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।